हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू नीट के क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे नीट पीवाईक्यूज लेकर के आ रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द निक ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ मीन्ड फॉर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निक से क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ लोग इसे निश्चय भी प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ अ स्पीशीज। ऑप्शन बी, स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स। सी, स्पेसिफिक स्पीशीज फंक्शन एंड इट्स कॉम्पिटिटिव पावर। एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारे पास, देखिएगा, नन ऑफ दीज। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पीशीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, जो निक या निशे जो होती है वो क्या होती है, एक हैबिटेट का एक स्पेसिफिक पार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कोई भी स्पीशीज़ का कोई मेंबर जो है वो रहता है। और फिर क्या होता है, वहाँ की जैसी भी कंडीशंस होती हैं उन सबको वो अडॉप्ट भी करता है। जैसे कि वो उसकी टॉलरेंस की जो रेंज है किसी भी वेदर को टॉलरेट करने की या कंडीशंस को टॉलरेट करने की, और जितना भी उसका मूवमेंट है अपने प्रे के लिए और अपने फूड के तलाश के लिए, ये सारे मूवमेंट और माइक्रो क्लाइमेट, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है और किस तरह का वो फूड खा रहा है, उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, और शेल्टर यानी कि जो शरण होती है, रहने के लिए जगह होती है, ठीक है, और जितने टाइम के लिए वो एक्टिविटी करता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पीशीज़। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन, एक्टोथर्म्स आर एबल टू रिमेन एक्टिव अंडर कोल्ड कंडीशंस। एंड रीज़न है फ्रेंड्स इसका, एक्टोथर्म्स आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर इवन व्हेन द टेम्परेचर आउटसाइड फ्लक्चुएट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न दोनों ही गलत हैं। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कैसे होगा ये। तो देखिए, जो एक्टोथर्म्स जो होते हैं उनको हम लोग फ्रेंड्स कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टोथर्म्स हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, इन्हीं को कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, ठीक है। वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड्स होते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उनकी, उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और एक इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जैसे कि अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री होगा तो इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री तक हो जाएगा। तो जैसे कि फ्रॉग्स हैं और स्नेक्स हैं, तो आपने सुना होगा जो फ्रॉग है वो हाइबरनेट कर जाते हैं, ठीक है। जो फ्रॉग्स हैं वो विंटर स्लीप करते हैं, समर स्लीप करते हैं। इस तरीके से कुछ रेप्टाइल जैसे लिजर्ड भी हैं, वो भी इस तरह का पैटर्न फॉलो करती हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड कंडीशंस में एक्टिव नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, छुपे रहते हैं कहीं पे अंदर गहराई में, गड्ढों में, या किसी भी जो भी उनको सुटेबल प्लेस लगता है वहाँ पर ये बैठते हैं या छुप जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास थर्ड फ्रेंड्स, एल्गी आर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लार्ज फ्लोटिंग कम्युनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नोन एज। तो देखिए, ऑप्शन ए प्लैंक्टन्स, बी है मोल्ड्स, सी कॉलोनीज, डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूछा गया है और आपके पास जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लैंक्टन्स। यहाँ पे प्लैंक्टन जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहा गया है कि जो एल्गी है, ठीक है, और उसका जो एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या है, द लार्ज फ्लोटिंग कम्युनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसको मिला के क्या कहा जाता है, इस कम्युनिटी को जो इस तरीके से फ्लोट करते हैं, लार्ज फ्लोटिंग कम्युनिटी जो होती है, इसको कहते हैं प्लैंक्टन्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल layers depending on their heights can be seen best in।
ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी ग्रास लैंड, सी टेम्परेट फॉरेस्ट, डी है ट्रॉपिकल सवाना। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि वर्टिकल लेयर्स में अरेंज्ड हैं। कैसे? अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जिसकी हाइट ज़्यादा है वो सबसे पहले, या उसके बाद उससे कम हाइट का, देन इस तरीके से एक अरेंजमेंट बन जाएगा। तो इसको, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है प्लांट्स का, ट्रीज़ का, वो आप कहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स? तो वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th क्वेश्चन। द वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ऑफ गार्डन सॉइल विल बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वेट ऑफ। तो अब यहाँ पे देखिए वाटर लॉगिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ऑफ गार्डन सॉइल। तो चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन ए है सॉइल बाय एडिंग वाटर एंड ह्यूमस, बी है वाटर सैचुरेटेड सॉइल देन हीटिंग द सॉइल टिल इट इज़ ड्राई एंड देन मेजरिंग द वेट ऑफ सॉइल, सी सॉइल बाय एडिंग वाटर बायोमास एंड ह्यूमस, डी सॉइल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस विद बायोमास। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है फ्रेंड्स उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो ऑप्टिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो सॉइल पर यूनिट ड्राई वेट जो होता है, जो उसको रिटेन करती है, मतलब कि जो सॉइल का पर यूनिट ड्राई वेट जितनी सॉइल को रिटेन करता है, जितनी मैक्सिमम या ऑप्टिमम जो अमाउंट होती है उसको रिटेन करता है, ठीक है, कब? आफ्टर द स्टॉपेज, ठीक है, ऑफ ग्रेविटेशनल फ्लो, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फ्लो है उसको रुकने के बाद। तो इसी को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी में ये होता है फ्रेंड्स। और जो सॉइल होती है वो क्या करती है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो फील्ड कैपेसिटी से आगे, यानी बियॉन्ड द फील्ड कैपेसिटी, ये क्या करता है, अगर उसके बाद भी सॉइल है, उसके बाद भी वाटर है सॉइल में, यानी कि इसकी फील्ड कैपेसिटी के बाद भी उसमें सॉइल में वाटर रुक रहा है, तो इसको कहते हैं वाटर लॉगिंग हो रही है, यानी वाटर लॉग हो रहा है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जब आप गमले में किसी भी पॉटेड प्लांट में अगर पानी डालते हैं तो जो बहुत ड्राई सॉइल होती है तो वाटर उसको एब्जॉर्ब, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हो तो एब्जॉर्ब होने के बाद भी वाटर जो है उसमें जमा रहता है, काफ़ी देर तक जमा रहता है, कुछ घंटों तक जमा रहता है। तो हम लोग कहते हैं वाटर लॉग हो गया, कुछ दिन देर के लिए वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो यही कि उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा जो पानी वो एब्जॉर्ब, उससे ज़्यादा पानी जो होल्ड करके रखती है सॉइल, उसको कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो वाटर लॉगिंग होती है वो इसलिए भी हो जाती है कि जैसे कि कुछ वाटर जो सॉइल होती है फ्रेंड्स, जो उनकी हाई वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकती हैं, ठीक है। और परकोलेशन, यानी कि वाटर का सॉइल में से बह करके अंदर जाना, ठीक है, ग्राउंड में जाना, तो ये जो परकोलेशन होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसमें परकोलेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वाटर लॉगिंग जो होती है या वाटर की रिटेंशन होती है वो ज़्यादा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, वाटर सैचुरेटेड सॉइल देन हीटिंग द सॉइल टिल इट ड्राई एंड देन मेजरिंग द वेट ऑफ सॉइल। तो क्या करेंगे, पहले जो है हम लोग वाटर सैचुरेटेड सॉइल, जो वाटर को से सैचुरेट करेंगे सॉइल को, उसके बाद सॉइल को हीट करेंगे, कब तक? जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती है। फिर इसका जो सॉइल का वेट है वो मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड, वो है 6 सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी एंड आर टर्म्ड एज। ऑप्शन ए है यूरी हेलाइन, बी स्टेनो हेलाइन, सी नीदर ए और नॉर बी, डी सेलाइन। एएमयू का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा इसको कहते हैं स्टेनो हेलाइन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो सैलिनिटी को टॉलरेंट नहीं कर पाते, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, और इनको कहते हैं स्टेनो हेलाइन, ठीक है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लार्ज वुड
लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन। ठीक है, लार्ज वुडी वाइन्स के बारे में पूछा गया कि कहाँ पाई जाती हैं। ए है टेम्परेट फॉरेस्ट, बी मैंग्रोव, सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डी एल्पाइन फॉरेस्ट। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो लियानाज होती हैं, जिनको लताएं भी कहते हैं, वो क्या कहती हैं, वो जो है लार्ज क्लाइंबिंग वुडी वाइन्स होती हैं। ठीक है, वो जो है क्लाइंबिंग वुडी वाइन्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के में जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, आप उनको कहाँ पे देख सकते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रीज़ पे ऐसे लिपटी हुई होती हैं, ड्रेप होती हैं वहाँ पे। और क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो होते हैं, तो अब आप जो ये जो इस टाइप के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि और पढ़ा भी होगा कि ये क्या होते हैं, जो ट्रीज़ वो एक कैनोपी बना लेते हैं, जिससे कि जो सनलाइट है, अवेलेबल सनलाइट, वो ग्राउंड तक नहीं आ पाती है। ठीक है, एक कैनोपी बन जाती है। तो अब देखिए, जो बहुत सारी जो लियानाज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रेन फॉरेस्ट की कैनोपी में अपनी लाइफ को स्टार्ट करती हैं, और अपनी जो रूट्स होती हैं उनको क्या करती हैं, ग्राउंड में सेंड कर देती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे वो सर्वाइव करती हैं। तो ये जो इस तरीके का आपको जो लार्ज वुडी वाइन्स हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 8। द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल सोयल pH इज द एप्लीकेशन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जो ऑप्शन है, ए CaCO3, बी CaCl2, सी CaOH का होल ट्वाइस, डी CaNO3 का होल ट्वाइस। तो MU में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए CaCO3 भी करेक्ट है फ्रेंड्स, और यहाँ पे सी CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए, जो सॉइल की जो pH होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती है, वो डायरेक्टली जो है प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ठीक है, pH को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करती है, जितने भी प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। और जो ऐसा कहते हैं कि pH 6 और 6.5, ठीक है, pH 6 to 6.5 के बीच जो होती है pH, ये जो pH होती है, वो इस pH पे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि ये सूटेबल pH होती है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको पता है कि वो सॉइल में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स, तभी तो वो रूट से, रूट हेयर से वो फिर रूट में अब्जॉर्ब हो पाएंगे और फिर प्लांट्स तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो सॉइल जो होती हैं फ्रेंड्स, अगर उसका जो pH होता है वो 6.5 से अगर बिलो है, तो इसको क्या करते हैं, इसको जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी लाइमिंग की जाती है। ठीक है, इसको उससे अप्लाई किया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है, ताकि वो सॉइल की pH को बैलेंस कर सकें, जो सॉइल की pH रिक्वायर्ड है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन ऑफ चैप्रोनिन, फंक्शन ऑफ चैप्रोनिन इज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है, चैप्रोनिन का फंक्शन पूछा गया है फ्रेंड्स, टू प्रोटेक्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फ्रॉम pH ऑक्सीडेशन, सॉरी फोटो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा हाइड हो गया है, फोटो ऑक्सीडेशन है फ्रेंड्स। एंड बी है टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर करेक्ट फॉलोइंग ऑफ proteins to avoid aggregation, and C है to provide acid in DNA replication during S phase of cell cycle, यानी कि सिंथेसिस की जो फेज होती है। एंड डी है टू इनेबल क्रोमैटिक एडाप्टेशन इन एल्गी। जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा। देखिए, जो चैप्रोनिन होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरी प्रोटीन्स की फोल्डिंग के लिए जो है फेवरेबल कंडीशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन को, यानी जो इकट्ठा हो जाना, एग्रीगेट हो जाना, इस एग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर करेक्ट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स टू अवॉइड एग्रीगेशन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 10, न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन। न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, ये आपको तो पता होगा फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है ये। ए हेलोफाइट्स, बी
फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड सी कार्निवोरस प्लांट्स, डी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए जो निमोटोफोर्स होते हैं वो क्या होती हैं, इनको हम लोग ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं, और ये मैंग्रोव प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ पे होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर वाटर लॉगिंग सॉइल होती है, जैसे सैलाइन स्वैम्प्स होते हैं, स्वैम्पी एरियाज, वहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास फ्रेंड्स है वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हेलोफाइट्स। निमेटोफोर्स किस में पाई जाती हैं, हेलोफाइट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 11। इसमें क्वेश्चन 11 है फ्रेंड्स, म्यूलेरिन एंड बैटेसियन मिमिक्री बोथ आर प्रोटेक्टिव मिमिक्री। फिर रीज़न है यहाँ पे वाइसरॉय बटरफ्लाई शोज म्यूलेरिन मिमिक्री। अब आपको ऑप्शन बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। यहाँ पे पूछा गया है म्यूलेरिन एंड बैटेसियन मिमिक्री के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे वाइसरॉय बटरफ्लाई का शोज म्यूलेरिन मिमिक्री, ये रीज़न दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये कब जो डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव मिमिक्री होती है फ्रेंड्स, ये कब होती है, ये तब होती है फ्रेंड्स जब जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इसको ये कैसे आप समझ सकते हैं, इस तरह से इसको समझिए कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो किसी एनिमी, कोई भी जो उसका एनिमी होता है, ठीक है, वो उसको हार्म पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ये जो है डिफेंसिव प्रोटेक्टिव मिमिक्री में ये इसको धोखा देती है, यानी कि फूल बनाती है उसको, और फिर वो इससे जो एनिमी होता है उसको लगता है कि ये वो नहीं कोई और है। तो अब जो बैटेसियन मिमिक्री होती है वो हार्मलेस होती है। ठीक है, हार्मलेस वो क्या होता है उसमें कि जो हार्मलेस स्पीशीज़ होती है वो हार्मफुल होती है डिसीव प्रीडेटर के लिए। डिसीव प्रीडेटर जो मैंने अभी बताया कि जो धोखा देता है, ठीक है, डिसीव प्रीडेटर के लिए वो हार्मफुल होती है। तो और म्यूलेरिन मिमिक्री में क्या होता है फ्रेंड्स, दो या दो से ज़्यादा जो हार्मफुल स्पीशीज़ होती हैं वो म्यूचुअली जो है वो क्या करती हैं, अपने आप को हार्मफुल एक हार्मफुल जो होती है वो क्या करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट में रहते हैं। दो या दो से ज़्यादा हार्मफुल स्पीशीज़ एक म्यूचुअल बेनिफिट्स में रहते हैं, वो म्यूलेरिन मिमिक्री होती है। और जो वाइसरॉय बटरफ्लाई जो होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती है, वो अनपैलेटेबल टॉक्सिक मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो, ठीक है, ये यानी कि वाइसरॉय बटरफ्लाई, और ये किसको मिमिक करती है, ये अनपैलेटेबल टॉक्सिक मोनार्क बटरफ्लाई को मिमिक करती है, और इसलिए ये बैटेसियन मिमिक्री शो करती है। ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल भी हो रही होगी ये चीज़, लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एडॉप्टेशंस इन एन ऑर्गेनिजम्स आर मीन फॉर। ऑप्शन ए ऑप्टिमम प्राइमरी प्रोडक्शन, बी ऑप्टिमम लाइफ स्पैन, सी ऑप्टिमम मोबिलिटी, डी ऑप्टिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एडॉप्टेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एडॉप्टेशन किस चीज़ के लिए होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है, चाहे मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, ठीक है, एडॉप्टेशंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये उस ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में और वहाँ के एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस करने में, एनवायरनमेंट क्या, हाँ यू कैन से हैबिटेट, वहाँ के हैबिटेट में रिप्रोड्यूस करने में और सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स किसी भी हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने को एडॉप्ट नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एडॉप्टेशन में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज जो फीचर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो जाते हैं, और फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। और जब नेचुरल सिलेक्शन में जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो ये इवॉल्व हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 12 का, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 12 का डी, यानी ऑप्टिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो एडॉप्टेशन किस लिए होता है, ताकि ऑप्टिमम सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 13, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इन अ वाइड टेम्परेचर रेंज आर नोन एज। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड टेम्परेचर रेंज आर नोन एज। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको बताना होगा, अभी इसके पहले हम लोग नैरो टेम्परेचर रेंज की बात की थी जिसको स्टेनोथर्मल कहते थे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वो वाइड टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूरी थर्मल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 13 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, यानी कि वेरिएशंस को वो टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी मोस्ट मैमल्स और बर्ड्स आ जाती हैं। ज़्यादातर मैमल्स और बर्ड्स में आपको ये आप यूरी थर्मल देखेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 14 है, द एनिमल्स दैट रिलाई ऑन द हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट दैट मेटाबॉलिज्म टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर आर इन स्ट्रिक्ट सेंस कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक्टोडर्मल, बी है पोइकिलोथर्मिक, सी होम्योथर्मिक, डी एंडोथर्मिक। एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ए यूरी थर्मल करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, ये मैंने दूसरा कर दिया है। हाँ, हम लोग ये 14 वाला देख रहे थे फ्रेंड्स, 14 वाला देख रहे थे। तो 14 में भी आपका जो ऑप्शन ए है यानी एक्टोथर्मिक वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन 15 है, इन अ ग्रोइंग प्रोडक्शन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक है, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ए प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर दैन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, बी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस दैन द post reproductive individuals, C reproductive and pre-reproductive individuals are equal in number, and D pre-reproductive individuals are less than the reproductive individuals। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये देखिएगा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो पॉपुलेशन होती है जहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर, यानी रिप्रोडक्शन जब से जो पहले होते हैं, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का जो नंबर होता है या फिर जो यंगर इंडिविजुअल होते हैं उनका नंबर हाई होता है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से, तो क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। तो यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर दैन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 16 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है यहाँ पे हाँ, एसिम्टोटे इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है जब भी पॉपुलेशन का, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का जब क्वेश्चन आता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। देखिए ए है के इज इक्वल टू एन, बी k greater than n, c k less than n, and d the value of r approaches 0। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए एसिम्टोट इन जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में वो कब ऑब्टेन होता है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाती है। यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है n वो कैरिंग कैपेसिटी k के बराबर हो जाती है, तो ये आपको ऑब्टेन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है, इन दी इक्वेशन व्हाट के डिनोट्स। इक्वेशन में के क्या डिनोट करता है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, फिर विद इन द ब्रैकेट के माइनस एन अपॉन के, ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन ए है पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक रेट, ऑप्शन सी कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये ज़रूर बता लेंगे। यहाँ पे सी है कैरिंग कैपेसिटी, अभी हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में देखा है। तो जो के है वो क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स, कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्डहर्स्ट पर्ल इज एसोसिएटेड विद द इक्वेशन। तो चलिए अब यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर ही बता देती हूँ। जो आंसर है यहाँ पर ए, यानी डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन विद इन द ब्रैकेट के माइनस एन अपॉन के, ब्रैकेट क्लोज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन उनका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, ठीक है, वो एक सिग्मॉइड कर्व शो करती है, ठीक है, और जिसको वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, जो इस इक्वेशन से डिनोट की जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता है जो एन होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, और टी टाइम है, के कैरिंग कैपेसिटी, इंट्रिंसिक रेट होती है ऑफ नेचुरल इंक्रीज।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 है फ्रेंड्स, 19 में हमारे पास है अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन साइज विल बी इन दी सिमुलेशन। ऑप्शन ए नेटिलिटी इज लेस देन मोर्टालिटी, बी मोर्टालिटी इज लेस देन नेटालिटी, सी इमाइग्रेशन लेस देन ई माइग्रेशन, एंड डी ई माइग्रेशन लेस देन इमाइग्रेशन। एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो डिक्लाइन इन पॉपुलेशन साइज पूछा हुआ है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी नेटेलिटी लेस देन मोर्टालिटी वो फ्रेंड्स करेक्ट होगा, और एक और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा यहाँ पे, इमाइग्रेशन इज लेस देन ई माइग्रेशन। फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से दो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। देखिए एमयू में ऐसा ही है, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हुए थे, तो यानी इमाइग्रेशन इज़ लेस देन ई माइग्रेशन। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखिए नेटेलिटी और जो इमाइग्रेशन होता है, आप ये याद रखिएगा कि ये जो नेटेलिटी और ई माइग्रेशन होता है, ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों ही पॉपुलेशन के साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही पॉपुलेशन के साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी जो एन ई है वो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और जो मॉर्टेलिटी है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ ई नहीं आई लिखना था मुझे, देखिए ई और आई में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। ये जो एन आई है, ठीक है, ये क्या करता है, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, इम माइग्रेशन कहा गया है ना, यानी कि आना, किसी पॉपुलेशन में आना, इम माइग्रेशन। ठीक है, और ई मतलब कि ई इजेक्ट से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ई इस्केप से समझ लीजिए या इजेक्ट से रिलेट करके समझ लीजिए। ठीक है, कि जो है जब हमारे पास मोर्टेलिटी और ई ये दोनों अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर देंगे, पॉपुलेशन को कम कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि एन आई आपकी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और एम ई यानी मी जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है फ्रेंड्स। 20 में अगेन इक्वेशन है। ठीक है, इन दी इक्वेशन, देखिए इस इक्वेशन से कितने क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो यू कैन से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन दी क्वेश्चन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, और एन क्या डिनोट कर रहा है, एन डिनोट्स ऑप्शन ए इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, सी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, डी कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। तो चलिए 20 का हो गया, अब 21 की तरफ बढ़ते हैं। अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट इन अ बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज natality was 250 and average mortality 240, immigration 20 and e-migration 30. The net increase in population is option A 0.5, option B 0, ऑप्शन सी डी 10 एंड डी है 15। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे बताना है। तो ये देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि आपको पता है फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने बात की है, जो नेटेलिटी और इमाइग्रेशन है वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉपुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, और जो एम ई यानी मी है, मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, ये निगेटिव फैक्टर है। तो यहाँ पे नेट इंक्रीज अगर पॉपुलेशन का कहा गया है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेटेलिटी जितनी दी है, ठीक है, प्लस इमाइग्रेशन जितना दिया है उसको आप ऐड कर लेंगे, यानी कि 250 प्लस 20 करेंगे फ्रेंड्स। तो 250 प्लस 20 करने पे आपको मिलेगा 270 यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको नेट डिक्रीज इन पॉपुलेशन पता करना है तो आप मी करेंगे, यानी कि एम यहाँ पे आप m प्लस ई कर लेंगे, तो आपको इसका नंबर पता चल जाएगा, जो होगा 240 प्लस 30। ठीक है, ये हो जाएगा 240 प्लस 30। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कितना सम हो जाएगा, जब आप यहाँ पे सम टोटल करोगे इसका, तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे 270 हो गया। अब आप देख रहे हो कि आपका मी भी 270 है और एन आई भी, वो भी 270 आया है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे नेट
इंक्रीज़ के लिए फ्रेंड्स मैं ऐसे एरो लगाती हूँ, ठीक है। तो जो नेट इंक्रीज़ हो जाएगी वो ज़ीरो ही तो होगी फ्रेंड्स, 270 माइनस 270 तो कितना आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज़ीरो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 22 है असर्शन फिग एंड वास्प कैन नॉट कंप्लीट फिग एंड वास्प कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ओके। रीज़न दे शो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं फ्रेंड्स फिग की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप होती है किसके किसके बीच में, पॉलिनेटर जो वैस्प होता है उसके बीच में और जो फिग होता है उसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, एक पार्टनरशिप होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैस्प होते हैं वो क्यों यूज़फुल होते हैं, ये फिग को, ठीक है, ये क्या करते हैं, फिग को पॉलिनेट करते हैं। और फिग में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हाइपनथोडियम, ठीक है। नाउ अब ये क्या करते हैं, जो एग लेइंग साइट्स होती है सूटेबल जहाँ पे वो एग दे सकते हैं, फिर उसकी खोज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाते हैं, फिर उसके बाद वो रिटर्न होते हैं यानी वापस आते हैं और फिर पॉलिनेशन करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वो सीड को एक जगह से दूसरी जगह पे भी ले जाते हैं और पॉलिनेशन भी करते हैं। और यहाँ पे अंदर ही फिग के फ्रूट के अंदर ही फ्रेंड्स जो होते हैं लार्वा डेवलप हो जाते हैं। तो जब आप फिग का फ्रूट अगर कभी देखो और उसको आप बीच से क्रैक करोगे तो अंदर आपको लार्वी भी मिलेंगे किसी किसी फ्रूट में, पके हुए मैच्योर फ्रूट में फ्रेंड्स, ठीक है। ये उसके अंदर ही चले जाते हैं और वहीं पे अपना आगे का साइकिल कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके किसके साथ, इस मॉथ की स्पीशीज़ के साथ, एंड वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर, एक दूसरे के बिना ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रिला, बी यक्का एंड सी बनाना एंड डी वायोला। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यक्का। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो यक्का है, ठीक है, वो एक म्यूचुअलिज्म शो करता है जिसको ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब कि बिना उसके रह ही नहीं सकते, टोटली डिपेंडेंट है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है। मॉथ की एक स्पीशीज़ होती है फ्रेंड्स प्रोन्यूबा, तो प्रोन्यूबा के साथ ये शो करते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, प्रोन्यूबा मॉथ, प्रोन्यूबा, ओके, प्रोन्यूबा के साथ ये शो करते हैं। ये एक मॉथ है फ्रेंड। तो अब क्या होता है, जो यक्का का सिर्फ यही एक, जो प्रोन्यूबा मॉथ है, सिर्फ यही एक मॉथ जो है वो यक्का के प्लांट को पॉलिनेट कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको यक्का मॉथ भी कहते हैं। और ये जो मॉथ होता है ये भी यक्का के प्लांट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो यक्का मॉथ होते हैं या प्रोन्यूबा होते हैं उसके जो कैटरपिलर होते हैं वो यक्का के सीड्स को खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यक्का के सीड्स को खाते हैं, अदरवाइज़ वो भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 24 पे आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कॉलम दे रखा है, स्पीशीज़ एक्स स्पीशीज़ वाई है और ए है प्लस प्लस, फिर कॉलम 2 में है दिया हुआ कि कैसा रिलेशनशिप है, कमेंसलिज्म, फिर बी में प्लस माइनस एमेंसलिज्म, सी है ज़ीरो माइनस पैरासिटिज्म, डी है प्लस ज़ीरो म्यूचुअलिज्म। अब यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जो ए है, ठीक है, प्लस प्लस का मतलब कि ये क्या शो कर रहा है, ये म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है, ठीक है। और जो बी है, बी का जो आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो पैरासिटिज्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पार्टनर को तो फ़ायदा होता है और एक को लॉस होता है। और देन आपका जो सी है फ्रेंड्स उसमें क्या है, कमेंसलिज्म है, ठीक है, एक को लॉस होता है दूसरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डी और सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी है आपका वो एमेंसलिज्म हो जाएगा, ठीक है। और जो डी है
आपका वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक पार्टनर बेनिफिटेड होता है और दूसरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है वो क्या है। ये हमारा है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, यहाँ पे गॉस प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का है प्रिंसिपल। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट ए, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निक indefinitely for the same limiting sources, and B है friends, large organisms exclude smaller ones through competition। फिर C है friends, more abundant species will exclude the less abundant species through competition। फिर D है friends, competition for the same resources exclude species having different food preferences। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जो गॉस की कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी, ठीक है, और वो अगर एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेंगी तो वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक साथ नहीं रह सकती हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, तो उसमें जो कंपटीशन में जो हार जाएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर होगा, वो क्या करेगा, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने लव ट्रायंगल वाली मूवी तो देखी ही होगी, तो जिसमें होता क्या है कि एक हीरोइन होती है, दो हीरो होते हैं, वो सेम चीज़ के लिए ही लड़ रहे होते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो लास्ट में होता क्या है, आखिर एक को हारना ही पड़ता है ना, एलिमिनेट होना पड़ता है फाइट से, और फिर जो स्ट्रांग होता है वो जीत जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नो टू स्पीशीज़ कैन ऑक्यूपाई द सेम निक इंडिफिनिटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, सेम सोर्सेज भी लिमिटेड हैं और एक ही सोर्स के लिए, कुछ लिमिटेड सोर्सेज के लिए दो स्पीशीज़ की मतलब सेम स्पीशीज़ की फ़ाइट हो रही है, तो फिर कब तक रह सकते हैं, साथ नहीं रह सकते। तो क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आज का ये जो क्वेश्चन आंसर था, PYQ था, ये आज एंड हो गया है और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा था। और आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स स्टडी करते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में प्लीज़ बताया करिए कैसा है और आपको कैसा पसंद आया और क्या क्या चीज़ें आपको किस पे करवाना है, तो मैं वो भी बना दूँगी फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स एग्ज़ाम ऐसे पैंडमिक सिचुएशन चल रही है कि एग्ज़ाम्स का तो कोई भरोसा नहीं है, होगा, होपफुल रहिए कि जल्दी ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर देखिए रियलिटी जो है, अगर पोस्टपोन भी होता है फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, बिल्कुल भी आप, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ऐसा है जितना टाइम मिल जाए आपको प्रिपरेशन के लिए उतना अच्छा है। जितना आप रिवाइज़ करोगे फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, MCQs करोगे, उतने डाउट्स क्लियर होंगे, उतना आपका अच्छा होगा और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।